चलिए आज फिर इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। कल हम आदि मानव काल समझे थे। आदि मानव काल के बाद अगला अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा? सबसे पहले ये भारत, मैं मैप तो मैं सही नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक समझने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा कि यहां से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी के जितना भी स्थान निकल सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी स्थान मिला है सब सिंधु नदी के आसपास ही मिला है। सिंधु नदी के आसपास मिलने की वजह से इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरा नाम हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नाम नहीं, हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्योंकि सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी सर जॉन मार्शल के निर्देश पे सर जॉन मार्शल के निर्देश पे 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया था। हड़प्पा जगह का खुदाई किया था। सबसे पहला इसी जगह खुदाई होने की वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा जो कि सिंधु नदी के आसपास ही सभी स्थान मिला है और सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ है। इसी वजह से हम सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इसका कोई वजह नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, जिससे गांव होता है शहर होता है। वैदिक काल को आपने सुना होगा, वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का रहन सहन का स्तर ऐसा था जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां का जीवन एक शहरीकरण की तरफ था। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। नगरीय सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक 1500 से ज्यादा ही स्थान खोजा जा चुका है। 1500 से ज्यादा स्थान खोजा जा चुका है। सिंधु सभ्यता प्रागैतिहासिक काल का सभ्यता मानते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, या इसे भाव चित्रात्मक भी कह सकते हैं। भाव चित्रात्मक। जैसे कि आदि मानव काल प्रागैतिहासिक काल के तौर पे पढ़ते हैं, फिर उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता को भी प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसे भाव चित्रात्मक सभ्यता भी कह सकते हैं स्पष्ट रूप में, क्योंकि यहाँ के सभ्यता में अभी तक जो मुहर मिला, जो भी चीज मिला, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। वो चित्र से अंकित, सब कुछ ना कुछ सिंबल पे आधारित, जिसको अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया।
जिसके वजह से इसको भाव चित्रात्मक सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता का पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है, मेरे पूर्वज उस समय कहां तक विकास कर चुके थे। अगर उसका विकास अचानक नहीं रुकता तो ये भारत कहीं और रहता। पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता एक चर्चित सभ्यता है, जो नगरीय सभ्यता। इस सभ्यता का अगर हम काल को समझे, इसको पहले मिटाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को काल पीरियड अगर हम देखते हैं, काल या समय, जितना भी बुक लिखा है सब के सब अनुमानित है, एक अनुमान लगा कर भी हम बताए थे। C40 पद्धति एक होता है, या इसको कह सकते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जांच करके इस कालखंड को एक अनुमान लगाया गया। सर्वमान्य तिथि ये C40 के तहत है, जो 2350 से लेकर 1750 के बीच का टाइम पीरियड मानता है। कई बुक कई कुछ मानता है, कई विद्वान इसके बारे में कई बहुत कुछ कहते हैं, इसका टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड। सर्वमान्य तिथि सिर्फ यही है। अगर पूछेगा तो यही से पूछेगा, नहीं तो ये पूछबे नहीं करेगा टाइम पीरियड के, क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं है, हर बुक में अलग अलग होगा। इस तिथि पे बहस करने से कोई फायदा नहीं, बस एक अनुमान लगाया गया है। मतलब 20 ही है, जिसका ईसा पूर्व कह सकते हो। इसका सर्वमान देखिए। इसी सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। जिसे बोले थे प्रागैतिहासिक काल, इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, भाव चित्रात्मक सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक हुआ पहले ही देखते हैं। इसमें रखने वाला चीज हम नहीं पढ़ाएंगे, वो तो कोई भी बुक से पढ़ सकते हो, लुसेंट में भी है, कोई भी टीचर का बुक पढ़ सकते हैं। ये समझने का चीज सिर्फ समझ लो, हम समझने का ही चीज हम पढ़ाएंगे। रटने वाला चीज हम बता देंगे, रटते रहो। रटने वाला चीज हम नहीं बताएंगे। जो समझने वाला चीज है समझने के लिए सिर्फ हिस्ट्री को समझ के पढ़, रट के पढ़ने से कोई याद रहने वाला चीज नहीं रहती हिस्ट्री। वो डाटा याद करिएगा तो क्या कर लेगा, ये टाइम पीरियड अगर हम बता दिए याद करिए क्या कर लेगा, याद करने से कुछ होगा नहीं। अगर समझ के पढ़ोगे तो ये परमानेंट याद हो जाएगा, जो कभी भी तो पढ़ा भी सकता। और रटने वाला चीज एग्जाम बेसिस है, जब एग्जाम में तो रट के जाओ, एग्जाम के बाद भूल जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अगर हम भारत में देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार एक तरह का त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार अगर हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ पढ़े, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। पश्चिम में पाकिस्तान तक है, पूरब में यूपी तक है, दक्षिण में महाराष्ट्र तक है, ऊपर
उत्तर में कश्मीर तक है। इससे कई क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको याद करना जरूरी नहीं है, समझ लो सिर्फ। इसमें नदी पूछ देगा, स्टैटिक टाइप में, कल भी हम बताए स्टैटिक क्वेश्चन, जिसको आपको समझना सिर्फ घुमा फिरा के जैसे पूछे आपको जवाब देना पड़ेगा। अब इसको अगर रट के जाएगा तो भूल जाएगा। जैसे उत्तर में, अगर उत्तर में मांडा है जगह, दक्षिण में है दैमाबाद, पश्चिम में है सुतकुंड, क्या कहते हैं, सुतकुंड, सुतकुंड डोर है शायद, सुतकुंड, सुतकुंड इसी तरह भूल गए, सुतकुंड डोर है शायद, सुतकुंडा डोर, कोंगडोर, सुतकुंडोर है। और पूरब में आलमगीरपुर। इसको समझ के एक बार लिख लो और समझ लो, सिर्फ याद करना कोई जरूरी नहीं, याद करने से कुछ फायदा नहीं। इसका विस्तार अगर मानते हैं तो अगर पूछ दे कितने राज्य में, कितने देश में, तो भारत और पाकिस्तान। देखो स्टैटिक है, इसको याद करना तो समझ लो सिर्फ, भारत और पाकिस्तान में। इसका विस्तार, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना, ये स्टैटिक है सिर्फ, इसको याद रखना नहीं, समझ लो। यह है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसको अगर कहो तो 12,99,000, 12,99,000 शायद 666, 12,99,000 666 या 600 है, इसी तरह किलोमीटर स्क्वायर, जरा वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं। इसको अगर लगभग में पढ़ो तो 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि 13 लाख दिखने रहा, 13 लाख किलोमीटर। एक अनुमानित, इसको सोचेगा कि हम याद कर ले, ये जरूरी नहीं, सिर्फ समझ लो। उसके बाद इस जगह तो 1500 से ज्यादा मिला है। सब जगह को अगर पढ़ते रहोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कभी नहीं होगा। सिंधु घाटी समस्या का अगर पूरे 1500 स्थान को अगर पढ़ो तो पढ़ते रह जाओगे। 7-8 गो है जो प्रमुख, जो पूछा जाता है उसको पढ़ लो और वहां की सभ्यता को समझ लो। सबको याद रखना जरूरी है। आप कहीं पूछ देता कहाँ क्या मिला तो चर्चित जगह ही पूछेगा, आगे नहीं पूछेगा तो घर में की है। वहां का 1500 स्थान, 1500 स्थान कोई बुक छाप भी नहीं सकता, एनसीईआरटी नहीं छाप सकता, ये संभव नहीं। 1500 स्थान को पढ़ना नहीं, चर्चित स्थान को पढ़ना, जो बड़ा क्षेत्र है उसका डाटा हर बुक में है, लुसेंट में भी है, डाटा को याद कर लो। हम यह समझने के लिए कुछ जगह का नाम, कुछ जगह का विशेषता बताएंगे, बाकी कई बुक है उसको याद कर सकता है। जैसे हड़प्पा, जो कि बोले सबसे पहले खोजा गया, जैसे मोहनजोदड़ो, रंगपुर, लोथल, कालीबंगा, बनवाली,
आलमगीरपुर, मांडा, कई नाम है, सबको जरूरी नहीं याद करना, याद करते रह जाओगे। ये सब याद करना जरूरी नहीं, चर्चित जगह का नाम को सिर्फ है ना हम जानते हैं। जैसे हड़प्पा हो गया, सवाल ज्यादा आता है, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया। इसमें कई तरह है, स्टैटिक भी पूछ देता, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, हड़प्पा सभ्यता का खोजा कौन, हड़प्पा सभ्यता कब खोजा गया, ये सब स्टैटिक है। हम बोर्ड पे लिख दे कोई फायदा है नहीं, वो किताब से भी लिख देंगे हम, इसे कोई फायदा नहीं। इसको तू कुछ कुछ जो है पूछने वाला उसको याद ही कर लो। इस जगह को हम समझाएंगे सिर्फ, वहां से क्या मिला है, क्या क्या मिला है, वहां का सभ्यता कैसा था, बेसिक डाटा हम बताएंगे फिर। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता अगर पूछा जाए तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा किसने, दयाराम साहनी ने बताया था। कब खोजा गया, 1921 में खोजा गया। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी से। किस नदी के किनारे, ये सब स्टैटिक है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछने वाली बात है, यहाँ एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला था। स्वास्तिक का चिन्ह मिला था, सबसे ज्यादा चर्चित बात है। नंबर दूसरा, यहाँ एक अन्नागार मिला था। यहाँ एक अन्नागार मिला था, जिसका अगर लंबाई चौड़ाई जान ले, ये सब पूछने वाला तो ना है, फिर भी जैसे 15 मीटर के लमसम, ये 15.33 मीटर था, चौड़ाई 6 या 7 मीटर के लगभग था, या 6.09 मीटर चौड़ाई था, अन्नागार भी था। इसमें सबसे चर्चित बात यह है, अन्नागार की जब खुदाई हुआ, वहां अन्नागार में वहां जो अनाज रखा जाता था, उस दरार में छेद छेद में जब खुदाई हुआ तो गेहूं और जौ का प्रमाण मिला है। मतलब उस सभ्यता में गेहूं और जौ को स्टोर करके रखा जाता था। इससे स्पष्ट है कि गेहूं जौ वहां स्टोर करके रखा जाता था। सबसे चर्चित बात कभी पूछ सकता है, यहाँ की दरार में गेहूं और जौ का प्रमाण मिला, प्रमाण कर सकते या तो साक्ष्य कर सकते। नंबर तीसरा, ये यहाँ पे 2 कमरे वाला एक बैरक भी मिला है। बैरक जिसे छावनी, आर्मी के लिए छावनी होता है, मजदूर के रखने के लिए बैरक मिला, 2 बैरक जो मजदूर को रखने के लिए था, 2 बैरक। ये सब लुसेंट में नहीं दिया हुआ, 2 बैरक मिला। अनुमान लगाया गया ये शायद श्रमिक को रहने के लिए जगह था। श्रमिक का ठहरने का स्थान था। यहाँ पे कुछ मोहर मिला हड़प्पा में, यहाँ पे जो मोहर मिला, उस मोहर पे सिंग वाला, एक सिंग वाला है ना, एक सिंग वाला, एक सिंह ही पशु मिला, पशु का है ना, एक सिंही पशु का चित्र अंकित है वहां पे। मोहर, मोहर मतलब वहां का रुपया, उस समय का मोहर रुपया ही था, या तो तुम मोहर समझ लो मोहर को, क्योंकि अभी तो इसका
कोई सत्यापन तो नहीं कर सकता वही रुपया था, लेकिन जो मोहर मिला है उसमें एक सिंगी पशु का प्रमाण है। इससे स्पष्ट है कि एक सिंगी पशु वहां के लिए लोकप्रिय कह सकते हो या तो पूजनीय कह सकते हो। एक सिंगी पशु मिला है, वहां एक बैरक मिला है हड़प्पा सभ्यता में जो श्रमिकों को ठहरने का स्थान था। अन्नागार मिला है जिसकी लंबाई 15.33 मीटर है और चौड़ाई 6.09 मीटर या तो लगभग 7 मीटर। खास बात यह है कि अन्नागार में जो मिला है, अन्नागार के दरार में छेद में गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। और सबसे चर्चित कई एग्जाम में पूछ चुका है अभी तक, वहां हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। हड़प्पा से इतना ही बात समझना है, बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ उसमें मिला, नहीं जानना इतने को बात है, नहीं तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ते रह जाएगा। नंबर दूसरा, इसको पहले मिटाते हैं, इसको फिर से। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 किया था। किसके आदेश पे किया था? सर्जन मार्शल के आदेश पे किया था। किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता में मिला क्या क्या? स्वास्तिक का चिन्ह, अन्नागार, अन्नागार की लंबाई क्या था? 15.33 मीटर। चौड़ाई क्या था? तो लगभग 7 मीटर या तो 6.09 मीटर है, लगभग 7 मीटर। अन्नागार के दरार से गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है। अन्नागार में एक मोहर मिला है जिसमें एक सिंगी पशु का प्रमाण मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के एक सिंगी पशु एक पूजनीय था या चर्चित था। आगे आगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का भी टीला कहते हैं। अब मोहनजोदड़ो में जाना क्या है? मोहनजोदड़ो में मुख्य बात सिर्फ जानना, मोहनजोदड़ो में बहुत कुछ मिला है, इससे बहुत कुछ जानकारी मिलता है, लेकिन मुख्य बात को सिर्फ जानेंगे क्योंकि ऐसे टाइम भी ज्यादा हो जाएगा और बोर भी हो जाएगा। हम सिर्फ समझने की तौर पर देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। नंबर दूसरा, एक मोहर यहां से भी मिला है, एक मोहर, ये सबसे ज्यादा चर्चित कहा है। एक मोहर जो मिला है, मोहर पे एक आदमी बैठा हुआ है, एक साधु, उस पर अंकित जो है मोहर पे, उस साधु के जो बैठा हुआ है उसके चारों तरफ पशु ही है। जिसपे बैठा हुआ है उसके नीचे भैंस है, पैर के पास हिरन है, 2 हिरन, एक हाथी, एक बाघ, और वेशभूषा से वो एक महादेव का प्रतिबिंब लग रहा है। पशुपति महादेव भी कहते हैं। इसका खासियत एक है, अब याद इसको लिख लो। एक पर यहाँ एक साधु इस पे मिला अंकित, जिसमें हाँ हाँ खास बात यह भी कि जो मोहर मिला है उस साधु के सर पे 2 सिंह भी। इसमें पूछा यही आता है कि क्या मिला और क्या ना मिला उसके मोहर पे अंकित, जो पशुपति महादेव
मानते हैं उसको, उसमें क्या क्या मिला उस मोहर पे अगर हम जान ले तो हाथी, बाघ, गेंडा, हिरन, भैंस, ये 5 जानवर है, इससे ज्यादा नहीं। अगर ऑप्शन में दे ये 5 जानवर से ज्यादा ऑप्शन में इस 5 के अलावा नहीं। अब गाय दे दे तो गाय नहीं, पशुपति शिव, इसको माना जाता है वही साक्ष्य। नंबर दूसरा, नंबर तीसरा, एक विशाल स्नानागार भी मिला, स्नानागार, विशाल स्नानागार। अब विशाल हम कहा कहेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई पहले से 11.88 मीटर लंबा और 7.4 मीटर चौड़ा, 7.4 था या 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। स्नानागार मीटर मतलब है 3 फीट से ज्यादा होता है 1 मीटर, और लंबाई था 11.88 मीटर, मतलब अगर फीट में नापो तो 11 या 33 या तो 12 या 36 फीट लंबा, 10 फीट का रूम होता है वो शहर में। 36 फीट लंबा, चौड़ा 21 फीट, गहरा 2 6 एक मर्द का खाई था, इसीलिए वजह से विशाल स्नानागार कहते थे। इसमें तो और कुछ मिला है, जैसे कि जगह नीचे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे लिखते हैं। एक बड़ी इमारत भी मिला है जो अन्नागार की है। स्नानागार सिर्फ याद रखो, अन्नागार भी यहाँ मिला है इसे। अन्नागार मतलब जहाँ पे हम रखते थे, जहाँ पे हम मतलब अनाज जमा करके रखते थे। यहाँ पे कांसे की मूर्ति भी मिला है। यहाँ पे कांसे की मूर्ति मिला है, सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है, और बहुत कुछ मिला है। सबको याद करना से अच्छा एक बार समझ लो, सिर्फ कोई भी बुक से एक बार पढ़ के देखो। बेसिक बात सिर्फ समझना है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। यहाँ से बड़ा ये सबसे बड़ा नगर है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। एक मोहर मिला है जिसमें एक पशुपति शिव का माना जाता है, पशुपति शिव का प्रतिबिंब छपा है, जिसमें हाथी, बाघ, गेंडा, हिरन, भैंस है। विशाल स्नानागार भी वहां, विशाल स्नानागार इसलिए पूछा जाता है, इसका लंबाई चौड़ाई पूछ सकता है। विशाल का है, ज्यादा बड़ा होगा तो लंबा लगभग 12 मीटर, लगभग याद रखो, चौड़ा लगभग 7 मीटर, गहरा लगभग 2.5 मीटर। बस इतना ही याद रखना। इसके आगे समय बहुत हो गया, इसके आगे कल बताएंगे। 2-3 को और जान लो, उसके बाद समझना से भी यहाँ का सभ्यता कैसा था, यहाँ का रहन सहन कैसा था, यहाँ का आर्थिक जीवन क्या था, यहाँ के सामाजिक दृष्टिकोण क्या था, बस समझना है। कहाँ क्या मिला तो ये तो एक दिन चार्ट बना के लिख देंगे हम, उसे कोई फायदा नहीं होगा, वो तो याद करना ही पड़ेगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बार इस टॉपिक से सेट मारो ऑब्जेक्टिव, और जो जो जहां जहां दिक्कत होगा एक बार फिर से देख लेना, समझ जाएगा। बेसिक बात, उसके बाद कुछ कुछ जाता है जो सेट मारने के बाद क्लियर हो जाएगा। इससे आगे कल, अब समय बहुत ज्यादा हो गया।